ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। लाहौर में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मिर्गी की हम अगर बात करें, जिसको एपिलेप्सी भी कहा जाता है, ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को झटके लगते हैं, उस पर अटैक होते हैं, और ऑब्वियसली जब आपको अटैक होते हैं सो फिर अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। बट हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मिर्गी है, ये नॉर्मल पैनिक अटैक है, ये वैसे झटके लग रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। और वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि हमारे पाकिस्तान में अगर किसी को कोई दौरा पड़ता है ना, तो सबसे पहले ये बात कही जाती है, पहले तो उसको पीरों फकीरों के पास घुमाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि अच्छा इस पर ना जिन आशिक हो गए, इस पर चुड़ैलें आशिक हो गई हैं और अब इसके अंदर से वो निकालने हैं। कोई उसकी रूट कॉज की तरफ नहीं जाता कि ये मेडिकल कंडीशन की वजह से, आपके अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ये सिचुएशन जो है, ये कंडीशन जो है वो कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है। सो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान असलम, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, मिर्गी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए। पहली बात तो बड़ी इम्पॉर्टेंट, आपने, मैं एक करेक्शन कर दूं आपके देखने वालों के लिए कि ये रेयर कंडीशन नहीं है। अच्छा, मैंने इतना सुना नहीं ना इसको। एपिलेप्सी एक रेयर कंडीशन नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल इलनेस है। दुनिया की सबसे आम दिमागी बीमारियों में से एक बीमारी है, और ये वो दिमागी बीमारी है जो कि शायद 4000 BC उस वक्त तक पहला जो रिटर्न रिकॉर्ड इस डिजीज़ का मिलता है, ये उस टाइम पे जाके मिलता है। तो ओल्डेस्ट बीमारी भी और कॉमनेस्ट बीमारी भी। जिस तरह से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, अगर हम देखें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी तो बीमारियां ही हैं ना, या हाई ब्लड प्रेशर के बहुत इश्यूज हैं, उतनी कॉमन ये नहीं है, बट स्टिल ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करते हैं पेशेंट्स। मैं आपको स्टैट्स से बताता हूँ, स्टैट्स के साथ आपको कुछ फिगर्स में आदादो शुमार आपको बताता हूँ। तो उससे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी, जिसको झटके दौरे की बीमारी कहा जाता है, आम इसको समझा जाता है कि शायद ये जादू है, टूना है, आसेब है। ऐसा नहीं है, ये एक काबिले इलाज दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरकियाती अखराज होता है। जब ये बरकियाती अखराज बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है तो हमारे जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। वो गैर इरादी हरकत क्या हैं कि ऑल ऑफ अ सडन मरीज़ एकदम गिर जाता है और उसके हाथ पाँव ऐसे मुड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, ज़ुबान कट जाती है, यूरिन कपड़ों में निकल जाता है। और ये कैफियत पहले जिस्म ऐसे अकड़ता है और चंद सेकंड्स के लिए जिस्म अकड़ा रहता है, उसके बाद जो है उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट तक ये कैफियत रहती है, उसके बाद मरीज़ बेहोश हो जाता है। इसके दौरान मरीज़ को कतई तौर पर इल्म नहीं होता कि वो कहाँ है, उसको किसने रेस्क्यू किया, किसने उठाया, वो मुकम्मल तौर पे लाइलम। और इवन जब होश में आता है तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फटीग होता है, उसका जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। ठीक कैसे होता है कोई उस टाइम पर जब किसी को दौरा पड़ा, और आपने कहा ना बेहतर होता है? जी, वो अमूमी तौर पर ये इसका दौरानिया 2 से 3 मिनट होता है। हम अभी मिथ्स पे भी बात करेंगे कि मिथ्स इसकी क्या हैं। अच्छा, ये इसका दौरानिया 2 से 3 मिनट होता है। तो पहली चीज़ तो नाजरीन ये जहन में रख लें कि ये 2 से 3 मिनट के लिए कैफियत होती है उस झटके दौरे की, उसके बाद मरीज़ बेहोशी में या गनूदगी में चला जाता है। ठीक है। सो ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है जो दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है, और इसमें जिस्म में गैर इरादी हरकत रूनुमा होती है। अच्छा, जब आप शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं ना, तो इससे क्या मुराद है, और ये कंडीशन कब जन्म लेती है, वजह क्या बनती है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली हम जो चलते हैं, बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, ये सारे ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमारे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में हो रहा होता है। जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाता है, और एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स का एक ग्रुप साइमल्टेनियसली और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करता है, तो फिर ये शॉर्ट सर्किटिंग वाली कैफियत होती है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। ये कम उम्री में, और ये किसी भी शख्स को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकता है, ये कोई ख़ास एज ग्रुप नहीं है। लेकिन पैदाइश के ज़्यादा केसेस किस एज में? जी, मैं बताता हूँ। पैदाइश के पहले दिन, पैदा होने के आधे घंटे से लेकर 70 साल 80 साल की उम्र तक किसी भी टाइम ये हो सकता है। अमूमी तौर पर जी,
अमूमी तौर पर 8 से 18 साल में इसकी कोई वजह नहीं होती, ये प्राइमरी एपिलेप्सी होती है जिसकी कोई वजह नहीं होती। उससे पहले अगर पैदाइश के फ़ौरन बाद हो तो उसमें अमूमी तौर पर पैदाइश के दौरान या पैदाइश के बाद दिमाग को, बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती। जब दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती तो फिर शॉर्ट सर्किट होना शुरू होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे दिमाग की रसौली हो गई, जैसे खुदा न खास्ता दिमाग में कोई चोट लग जाना, हेड इंजरी हो जाना, जैसे दिमाग में इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस, दिमाग की जो झिल्लियाँ हैं उनकी सोजिश हो जाना, ये दिमाग के ब्रेन मैटर की सोजिश हो जाना जिसको एन्सेफलाइटिस बोलते हैं, वो हो जाना, या खुदा न खास्ता दिमाग में क्लॉट आ जाना कि दिमाग की शरेयान बंद हो जाए और उसमें क्लॉट आ जाए, या दिमाग की शरेयान फट जाए और उससे खून रिसना शुरू हो जाए, तो उसमें भी झटके दौरे वाली कैफियत होती है। लेकिन जब किसी के मैंने अक्सर ये सिचुएशंस देखी हैं कि जब किसी की ब्रेन में कोई नर्व डैमेज होती है या फट जाती है तो वो फिर बंदा कोलैप्स कर जाता है। सो जो रिकवरी अगर किसी की हो जाए, जो कि बड़े कम केसेस होंगे मेरा ख्याल है, मैंने तो आज तक नहीं सुना, बट बहरहाल अगर हम मान लेते हैं तो उसमें फिर क्या मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं आफ्टर रिकवरी? जी, मिर्गी का दौरा उस वक्त पड़ता है जब ये ब्लीडिंग होती है ना, दिमाग की शरेयान फटती है और खून रिसना शुरू होता है। तो ये जो खून है ये इरिटेटिंग फोकस के तौर पे एक्ट करता है। ये ब्रेन को, जो ब्रेन की जो टॉप की लेयर है कॉर्टिकल लेयर्स, उसको वो इरिटेट करता है। जब वो इरिटेट करता है और हमारे कॉर्टिकल न्यूरॉन्स फिर इरिटेट होते हैं तो फिर झटके दौरे वाली कैफियत होती है। ठीक है। लेकिन ये झटके दौरे वाली कैफियत तो 1-2 मिनट रहेगी, ये उसका एक सिम्टम है, उसके दौरान ये और हुआ। सिम्टम्स दोबारा से बता दें ज़रा लोगों के लिए। जी मैं बताता हूँ। अच्छा, एक वो चीज़ जिस पे मैं रेरिटी पे जिस पे बात हुई थी ना, पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग मिर्गी का शिकार हैं। 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बनते हैं, और हर साल 5 मिलियन नए लोग एपिलेप्सी का शिकार हो रहे हैं, मिर्गी का शिकार हो रहे हैं और एमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं। सो 50 लाख नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इनमें ज़्यादातर तादाद 80% पेशेंट वो हैं जो कि लो इनकम कंट्रीज़ में हैं। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 20 लाख से 30 लाख लोग जो है वो मिर्गी का शिकार हैं। ठीक है। और एग्जैक्ट डेटा इससे कहीं ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? ये वही मिथ्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि समझा जाता है कि ये जादू है, टूना है, आसेब है, ये दिमागी बीमारी नहीं। सो आपको पीरों फ़कीरों के पास लेके जाया जाता है, मरीज़ को जो है वो दम करवाया जाता है, अक्सर और तो मरीज़ को डंडे भी पड़ जाते हैं ना, ये ऐसे और फिर मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, और इसको फिर बसा औक़ात ये कंफ्यूज किया जाता है कि ये, अच्छा किसी यंग लेडी को पड़ रहा है तो ये कंसीडर किया जाता है कि यार इसकी शादी कर दो, तो ये एग्जैक्टली ये शो स्टार्ट होने से पहले आई वाज टॉकिंग टू माय प्रोड्यूसर कि ये कहा जाता है, हालांकि उसकी कॉज कोई और होती है। इसकी कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि इट हैज समथिंग टू डू विद मैरिज इसका इलाज है, यानी शादी इसका इलाज नहीं है। दूसरी चीज़ एक और कंसीडर की जाती है कि ये मिर्गी का मरीज शादी नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता, नॉर्मल मैरिटल लाइफ नहीं गुजार सकता। ये भी गलत है। मिर्गी का मरीज शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, नॉर्मल मैरिटल लाइफ गुजार सकता है। मिर्गी का मरीज डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन ट्रिगर क्या करती है किसी चीज़ को कि उसको ये दौरा पड़ गया? मैंने आपको बताया, दिमाग के सेल का शॉर्ट सर्किट होना। वो अचानक किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, या अगर कोई लेट्स सपोज स्क्रीन ज़्यादा देख ली, टीवी ज़्यादा देख लिया, टैबलेट का इस्तेमाल कर लिया, इस सिचुएशन में होता है कोई स्ट्रेस आ गया, कोई एंजाइटी आ गई, किस चीज़ का प्रेशर लिया, ओवर एक्साइटमेंट किसी चीज़ से हो गई, ये ट्रिगर, इसके ट्रिगर्स होते हैं। पूरी नहीं होती, खास तौर पर एपिलेप्टिक पेशेंट में, जो पहले से एपिलेप्टिक हैं, जिनको मिर्गी का प्रॉब्लम है, उनकी अगर नींद पूरी नहीं होती, इवन वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी, या वो मील मिस करेंगे, या ज़्यादा देर तक तेज़ रोशनियों के सामने बैठेंगे, तो फिर उनको ये अटैक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये जादू नहीं, टूना नहीं, आसेब नहीं। अच्छा, ये छूत की बीमारी भी नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होती। सो मिर्गी के मरीज़ के साथ आप खाना खा सकते हैं, उसकी प्लेट में खाना खा सकते हैं, उसका जूठा पानी पी सकते हैं, उसके ग्लास में पानी पी सकते हैं, उसके साथ एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। सो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं होगी ना। बिल्कुल। और आखिरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जो बताना बड़ा ज़रूरी है, कि एक मिथ ये भी है कि ये जूता सुंघाने से ठीक होती है या मोजे सुंघाने से ठीक होती है। अब ये जूता सुंघाने से, ये मोजे सुंघाने से, ये एविडेंस, ये किस चीज़ ने इस ख्याल को जन्म दिया? मैं उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि ये कैफियत, झटके दौरे वाली कैफियत 1 से 2 मिनट रहती हैं।
1 से 2 मिनट रहती हैं। जितनी देर में झटका पड़ा और आपने भाग कर गए और दूसरे कमरे से मोजा ढूंढ के लाए और जूता ढूंढ के लाए और आके सुंघाया, तो उतनी देर में तो उसका टाइम पूरा हो गया। 1 मिनट लग गया, 1 मिनट लग गया। 1 मिनट लगने के बाद वो 10-20 सेकंड के अंदर वो काम सेटल होना शुरू हो गया। तो आपको ये लगा कि प्रोबेबली मैंने जूता सुंघाया, तो ये जूता सुंघाने से इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। सो ये काबिले इलाज दिमागी बीमारी है। फिर ये कंसीडर किया जाता है कि ये लोग ठीक नहीं होते, इनको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। याद रखिए 70% लोग जो एपिलेप्टिक हैं वो इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और 3 साल बाद अगर वो सही दवाई सही तरीके से इस्तेमाल करें और नागा तो दूर की बात है, दवाई का टाइम भी आगे पीछे ना करें, तो 70% लोग 3 साल के बाद ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ भी अच्छा, जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज किस तरह से किया जाता है? क्योंकि मैंने तो बहुत से हकीमों को भी देखा है इलाज करते हुए। होम्योपैथिक में भी इसका इलाज होम्योपैथी में भी किया जाता है और ऑब्वियसली हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, बट ज़्यादा अफादियत ऑब्वियसली आप कहेंगे एलोपैथी में है, बट वैसे इलाज तो फिर वो भी है ना? इलाज जो है वो बिल्कुल इसका इलाज है। बहुत सारी अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर जो है वो मरीज़ को ठीक करती हैं। और मैं फिर कैटेगोरिकली रिपीट करता हूँ कि 70% एक बहुत बड़ी एक ग्रुप है जो कि ठीक हो जाते हैं 3 साल बाद। 3 साल नहीं, वो दवाई के साथ ठीक हो जाएंगे। अगर 3 साल वो फिट फ्री रहते हैं तो 3 साल के बाद हम दवाई बंद कर सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ और जो बतानी बड़ी ज़रूरी थी वो स्किप हो गई कि ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कैटेगोरिकली, अगर आपका ड्राइविंग की ममानियत है, ड्राइविंग नहीं करनी, अच्छा, स्विमिंग काइटिंग नहीं करनी, स्विमिंग नहीं करनी, ऐसी छत पे नहीं जाना जिसके साइड वॉल्स छोटी हों, क्योंकि ये मिर्गी के झटके पड़ने का कोई टाइम नहीं। ये आपको खुदा ना खास्ता नकानामा साइन करते हुए भी हो सकता है। सो इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। वहाँ तो पढ़ जाना चाहिए। जी। अच्छा, टाइप्स पे आपने कहा था मुझे, इसकी टाइप्स क्या हैं? तो मैं कैटेगोरिकली सबसे पहली टाइप तो मैंने सबसे खतरनाक टाइप मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिसमें मरीज़ ऑल ऑफ अ सडन गिरता है, उसके हलक से एक बड़ी सी आह निकलती है और उसके हाथ पांव ऐसे मुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इस सारे अमल के दौरान उसकी आंखें खुली रहती हैं और आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है, दंदल पड़ जाता है जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं, और ज़ुबान कट जाती है, यूरिन बीच में निकल जाता है, कपड़ों में निकल जाता है। ये एक्सट्रीम फॉर्म है? नहीं, ये एक जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक में ये होता है, ये उसके फीचर हैं। और इसके दौरान मरीज़ को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। जब वो ये हो चुकता है, झटका लगना ख़त्म हो चुका होता है, तो उस वक्त जो है वो मरीज़ बेहोशी में चला जाता है या गुनूदगी में चला जाता है, और जब उठता है तो उसको कतई तौर पर याद नहीं होता कि क्या हुआ है। मरीज़ उस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज होता है, जिस्म में दर्द हो रही होती है। इसको जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक उसको याद होता है कि मेरे साथ क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं होता। जेन्युइन यही पैनिक अटैक और उसमें डिफरेंस है। पैनिक अटैक में मरीज़ की आंखें बंद होती हैं और उसके जिस्म की चेस्ट की मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, पेल्विक मूवमेंट उसकी होती है, बिजार होती है, वो एक तरह की नहीं होती, बट वो कॉन्शियस लेवल उसका बहाल होता है। और उसके साथ आपको कोई स्ट्रेसर भी मिलेगा, कोई टेंशन, कोई परेशानी जिसकी वजह से वो पैनिक अटैक हुआ। और इसके दौरान मरीज़ आवाज़ें भी निकालेगा पैनिक अटैक के दौरान और कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करेगा, और अगर उसे आप रिस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे या उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जोर लगाएगा आपको। तो ये पैनिक अटैक। अच्छा, दूसरी ये मिर्गी कतई तौर पर नहीं है। मैंने आपको जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक एपिलेप्सी जिसमें हाथ पांव मुड़ने वाला वो बता दिया। दूसरी एपिलेप्सी की टाइप वो है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्विकली बताइएगा डॉक्टर साहब, वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट ओनली। जी, वो ये है कि बच्चा क्लासरूम में बैठे बैठे गुमसुम हो जाता है, चंद सेकंड्स के लिए गुमसुम होता है और उसके दौरान टीचर उसे जो कमांड दे रही होती है उसे पता नहीं चलता। इसको हम एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं। तीसरी एपिलेप्सी टाइप की है कि जिसमें मरीज चलते चलते बगैर ठोकर लगे गिर जाता है, इसको एटॉनिक अटैक कहते हैं। चौथी टाइप की है कि मरीज एकदम जैसे आपको कोई पीछे से आवाज़ दे तो आप सम टाइम दबक जाते हैं ना, वो एक कैफियत की होती है, आपका स्टार्टल आता है, तो ऐसे पूरा जिस्म एक लहजे के लिए दबक जाता है और हिल जाता है, और हाथ में अगर कप है, चाय है, कोई चीज़ है तो वो गिर जाती है। इसको मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं।
इस नोट के साथ मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगा कि मिर्गी को छुपाइए नहीं, इलाज कराइए। मिर्गी काबिल इलाज है और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने जितने भी सिम्टम्स बताए ना, मुझे ऐसे लग रहा है वो कोई 5-6 तो मेरे में भी हैं। एब्सेंट माइंडेड हो जाना, एकदम झटका लग जाना, डर जाना, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन वो अक्सर ऐसे होता है ना, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स अक्सर नॉर्मल चीज़ें हैं। अब ये जो एब्सेंस है, जो आप कहते हैं ना गुमसुम, ये जो गुमसुम होना है और आपके गुमसुम होने में फ़र्क ये है कि वो बच्चा अगर गुमसुम होगा तो चंद सेकंड के लिए, 3 सेकंड्स उसके लिए अमूमी तौर पर ड्यूरेशन चंद सेकंड के लिए, और उसके दौरान जो कुछ कहा गया है, टीचर ने कुछ बताया तो उसको पता नहीं, तो वो वहाँ बेचारा स्कूल में भी स्कॉल्ड होता है और मार खाता है, और घर में आके शिकायत आती है तो वहाँ से भी मार खाता है कि तुम क्लास में तवज्जो नहीं करते। तो याद रखिए, पेरेंट्स को अगर टीचर ये कहे कि ये बच्चा खला में घूरता रहता है और गौर से नहीं सुनता और ये अपने ही ख्यालों में रहता है, तो सीक अटेंशन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये वो चीज़ें हैं जिनको गौर करते रहना, ऑब्जर्व करते रहना अपने अंदर भी और सराउंडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ वक़्त सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो इतने माइनर होते हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो माइनर चीज़ ही एट वन टाइम बहुत बड़ी बन जाती है। सो उस पर फोकस करना, मॉनिटर करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अदनान हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सर्दी को भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, अच्छी अच्छी कॉफ़ी पीजिएगा, मज़े मज़े के स्नैक्स खाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।